हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में साइंस के सिलेबस को हमें कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। मैंने जिस तरह से पढ़ा था और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा था और किस किस चीज़ों से मैंने इसे कवर किया था, ये सब मैं इसमें बताऊंगा। और कुछ मैं बेसिक चीज़ों को बताऊंगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और साइंस का सिलेबस उन लोगों ने इससे पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है। उनको कैसे ये सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए साइंस का, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि एएलपी टेक्नीशियन में ही सिर्फ साइंस का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर जेई का भी पेपर होता है तो जेई में भी CBT1 में साइंस बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद से अगर RPFSI है तो उसमें भी साइंस का पोर्शन है। ग्रुप डी का पेपर होता है तो ग्रुप डी में भी साइंस का अच्छा खासा लेवल है इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि इन सारे एग्जाम में जो जिस तरह के लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसको हमें कैसे कवर करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बिगिनर हैं, मतलब क्या पहली बार आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको कम से कम, अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो एएलपी टेक्नीशियन का आपके पास कम से कम 10 पेपर होने चाहिए प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसी के ही अगर आप 10 प्रीवियस ईयर पेपर आप अपने पास रख लीजिए, जिसमें कई लोगों के पास कंबाइंड पेपर भी होंगे, जिसमें मैथ पूरा ओवरऑल जो पेपर होता है 175 क्वेश्चन, 1 से 75 क्वेश्चन आते थे। तो CBT1 के सारे पेपर अगर जिनके पास हैं तो उसमें से 10 पेपर आप अपने पास रखिए। 10 पेपर को इसमें अभी हमें सॉल्व करना है। उसके बाद से एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ग्रुप डी का अभी जो पेपर हुआ है, ग्रुप डी का अभी जो लेटेस्ट में पेपर हुआ है उसके भी 10 सेट आपके पास होने चाहिए। अब इन दोनों पेपरों में से 20 सेट आपके पास हो गए। 20 सेट में से आपको क्या करना है कि सारे साइंस के क्वेश्चन आपको देख करके रख लेने हैं। अब देखना भी है, मतलब उसको पढ़ना भी है। तो ये सारा काम मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले क्या करना है, 2-3 दिन में किस तरह से तैयारी हमें बनानी है कि आगे हमें साइंस को कैसे पढ़ना है। तो ये पढ़ने से पहले की जो तैयारी है वो मैं बता रहा हूँ। तो 20 सेट आपके पास हो गए हैं। ये काम मैं जो कह रहा हूँ वो 2 से 3 दिन में आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि जो 10 प्रीवियस ईयर पेपर है एएलपी का, उसमें से सभी को आपको करना है और सब में से सिर्फ साइंस के पोर्शन को आपको टच करना है। साइंस के जितने क्वेश्चन हैं आपको पढ़ना है, एक बार उसके डिटेल को देखना है, मतलब जो उसका आंसर की है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद अब आपको नोट भी करते रहना है। एक आपको साइड में नोट्स बना लेने हैं, एक रफ वर्क की तरह की किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप 10 पेपर करेंगे तो आपको कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इस साइंस में जैसे आप देखेंगे कि पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आ रहा है, आपको लिख लेना है यहाँ पे पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आ रहा है, मुझे पढ़ना है। उसके बाद से पीरियडिक टेबल आप देखेंगे, पीरियडिक टेबल आपको पूछा जा रहा है, पीरियडिक टेबल मुझे पढ़ना है। उसके बाद से आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पढ़ना है मुझे, डाइजेस्टिव सिस्टम मुझे पढ़ना है। उसके बाद से साइंटिस्ट के नाम पढ़ने हैं जिन्होंने अलग अलग खोजें की हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेना है। ये थोड़ा सा आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि एक सिलेबस लिखने की बात मैं कर रहा हूँ। आपको पता है अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब आप खुद से ये करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टॉपिक से कितने लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत डीप में भी नहीं पूछा जा रहा है कि सिर्फ स्टैटिक टाइप के, मतलब रटने वाले टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको अंदाज़ा लगता है। और आपको एक तरफ से लिख करके ज़रूर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी ऐसा किया हुआ था। सेम यही काम आपको करना है ग्रुप डी का। जब 10 सेट आप करेंगे तो इसमें भी आपको 200 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और उसमें से आप ये सारे काम नोट्स करेंगे। हो सकता है कि जब आप 200 क्वेश्चन कर रहे होंगे ग्रुप डी के, तो आप जो अभी आपने एएलपी के 10 सेट आपने किए हैं उसमें से हो सकता है 30-40 क्वेश्चन आपको इन 200 क्वेश्चनों में मिल जाए। इससे आपको ये पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन का पेपर पहले हुआ है, ग्रुप डी का पेपर बाद में हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो रेलवे में बहुत बार रिपीट होते हैं, लगभग रिपीट ही होते हैं। तो सारे सेट तो आपको करने ही करने हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 10 ही सिर्फ करने हैं, आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर करना है, जितने भी साइंस के उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन वो बाद में हम इसे कवर करेंगे। अब ये काम आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक तरह से ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद से देखिए फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या है कि आपको ये पोर्शन बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल्स को आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके देखना है कि किस टॉपिक से और किस फॉर्मूले से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। इतना तो आपने 2-3 दिन में कर लिया, इतना ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं मुझे लगता है। तो अब बात करते हैं बुक्स कौन कौन सी हमें पढ़नी है। सबसे पहले आप मार्केट से लेकर के आइए, ग्रुप डी का जितना भी साइंस का क्वेश्चन है आया हुआ है वो मार्केट में मिल सकता है, या फिर ये भी मिल सकता है आपको कि रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर में साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आपके साइंस के जो क्वेश्चन हैं
वो आए हुए हैं कलेक्टिवली आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप पूरा पेपर सेट ले रहे हैं। वैसे तो पेपर सेट लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ साइंस से तो एग्ज़ाम नहीं निकालेंगे ना, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, तो आपको प्रीवियस ईयर पूरा सेट तो लेना ही लेना है। लेकिन अगर आप साइंस का अलग से कोई बुक लेते हैं तो आपको अगर साइंस सिर्फ पढ़ना है जिस दिन, तो आपको इधर उधर के पेपर सेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका साइंस का एक कलेक्टिवली बुक आपके पास होगा, और ये होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है लूसेंट। जनरल लूसेंट का आपको जनरल साइंस का अगर बुक आप परचेज कर लेते हैं जनरल साइंस का, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये पूरा पढ़ना नहीं है। आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, और पूरा आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपका मतलब पूरा एग्जाम तक आप पूरा पढ़ते रह जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होगा और पूरा सिलेबस भी उसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पूरा बुक भी नहीं पढ़ पाएंगे और ना याद कर पाएंगे। तो उसके बाद से आता है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी मुझे लगता है कि 9th और 10th का अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही कोशिश करिए। नहीं तो कई लोगों को मैं 6-7 से कहता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम हो सकता है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक दिन में एक क्लास का मैंने कवर किया है। क्योंकि जब शुरुआत में 6-7 का आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एक बैठे आप पढ़ेंगे तो आपको 1-2 घंटे में ही 3-3, 4-4 चैप्टर कंप्लीट कर ले जाएंगे, और बहुत ज़्यादा चैप्टर उसमें है भी नहीं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो बेसिकली शुरुआत में मैं यही कहूँगा कि 9th और 10th का आप एनसीईआरटी पढ़िए। अब ये मिलेगा कहाँ पे? अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं तो गूगल पे आप जाएंगे, टाइप करेंगे, गूगल में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये बुक मिल जाएगी 9th और 10th की। हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप ये ज़रूर कवर करिएगा, ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा है जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से टच किया गया है, और उससे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए और अच्छे खासे क्वेश्चन आए। तो ग्रुप डी का जो साइंस का पोर्शन है उसको तो मैंने अभी कहा है पढ़ने के लिए, तो उसमें भी आपका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। उसके बाद से आपको क्या सहारा लेना है? यूट्यूब का। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और खुद से वो पढ़ के उतना अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आपको यूट्यूब पे ज़रूर जाना है, और यूट्यूब पे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो यूट्यूब जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो बुक्स से नहीं कवर कर सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे, तो वो यूट्यूब का सहारा ज़रूर लीजिए। उसके बाद से कई लोग होंगे जो ऑनलाइन पेड कोर्स भी आपने लिया होगा। तो पेड कोर्स जिन लोगों ने लिया होगा तो वो पढ़िए, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ है। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे उनको भी वहाँ से पढ़ना चाहिए। और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स भी आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि वो लोग नोट्स जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह से नोट्स वो लोग बनवाते हैं, तो उसको भी आप कवर करिएगा। इतना सारा अगर आप काम करते हैं तो मैं कहूँगा कि 30 डेज़ 30 दिन में आपका साइंस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और कितने घंटे आपको पढ़ने हैं मैं भी बता देता हूँ। 30 मिनट्स आप सिर्फ क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको देखिएगा। उसके बाद से 1 घंटा आप क्या करिएगा, उसमें से जो टॉपिक, कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। सिर्फ इस 1 घंटे में आप यूट्यूब से वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो उस एनसीईआरटी में वो चैप्टर देख करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप लूसेंट में वो टॉपिक सेलेक्ट करके आप उसके जो स्टैटिक डेटा हैं उसको देख करके आप पढ़ सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ जैसे कि मान लीजिए डेली मैं कह रहा हूँ कम से कम 30 मिनट में आप कोशिश करिएगा कि 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने के लिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन। अब शुरू के अगर 10 से 15 दिन, मतलब 15 दिन तक आप 30 मिनट दीजिए, 50 से 60 प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आप देखिए, जो आपने अभी रेलवे के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन आपने लेकर के आया है तो उसमें से आप पढ़िए 50-60 क्वेश्चन 30 मिनट में। बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं 30 मिनट में 70-80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक भी लोगों को सॉल्व करते हुए देखा, मैंने किया भी है। तो शुरू में आपको 50-60 क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि आपको सोल्यूशन भी देखना है। और हो सकता है जब शुरू में आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन 50-60 में से हो सकता है 40 क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, 30 क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, तो आपको ज़्यादा सोल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ेगी और नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे 10-15 दिन आप ऐसा करेंगे, उसके बाद से आप इसी 30 मिनट में कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। और इस 100 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि पहले आपने जिस तरह के क्वेश्चन देखे हैं वह क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। धीरे धीरे वो रिपीट होने का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। ये काम तो डेली आपको करना ही करना है। उसके बाद डेली आपको 1 घंटे क्या करने हैं, जो आपने 30 मिनट में 50-60 क्वेश्चन किए हैं उसमें से आप देखेंगे कि कोई टॉपिक ऐसा होगा कि जिसमें से आपका वो क्वेश्चन गलत हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इसी एक ही टॉपिक से गलत हो सकता है मल्टीपल टॉपिक्स हो।
उसमें से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हो, लेकिन आपको एक टॉपिक लिख करके रखना है। नोट्स जरूर बनाना है हर चीज़ के लिए, आपको लिख करके रखना है कि आज मैंने जैसे मान लीजिए पीरियडिक टेबल के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको एक दिन 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे, जो भी जितने टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे तक आपको पीरियडिक टेबल से रिलेटेड यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं। चाहे तो आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। मैंने यूट्यूब पीरियडिक टेबल के लिए मैंने 11th का एनसीईआरटी पढ़ा था, तो बहुत से लोग 11th का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है, डीप में थोड़ा उसमें नॉलेज दिया हुआ है। तो पीरियडिक टेबल में 11th 12th में तो अलग अलग ब्लॉक के, एस ब्लॉक के अलग चैप्टर हैं, पी ब्लॉक के अलग चैप्टर हैं, हर ब्लॉक के अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन एक कंबाइंड चैप्टर भी है, तो उसमें बेसिक नॉलेज उसमें दिया हुआ है। तो और बेसिक चीज़ें ही इसमें पढ़नी है। तो यूट्यूब से आप सहारा लीजिएगा, वहाँ टीचर कंबाइंडली कर करके 1 घंटे के अंदर लेक्चर में सारा कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दूसरा टॉपिक भी उसी दिन पढ़ना है, आप दूसरा टॉपिक भी लिख करके रखिए। जो क्वेश्चन मल्टीपल्स गलत हो रहे हैं, उसमें से जितने टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो सारा एक जगह लिख रखिए। आप डेली एक एक टॉपिक उसमें से उठाया करिए। 30 दिन में अगर आप 30 टॉपिक कवर करते हैं, सोचिए 30 टॉपिक अगर आप साइंस के कवर कर ले जाते हैं, तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है। और इतना अगर आप पढ़ ले जाएंगे, तो आपका समझ जाइए कि कम से कम 70% 80% के आसपास कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का इतना बड़ा रोल होता है रेलवे एग्जाम में, आप समझ नहीं सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आपका मतलब जो ज्ञान का दायरा है वो बढ़ता जाएगा। अब आते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो है न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स तो केमिस्ट्री में भी बनते हैं, लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने देखे नहीं है ज़्यादातर। तो न्यूमेरिकल्स आपको फिजिक्स से ही पूछे जाते हैं। और फिजिक्स में भी एक मतलब टॉपिक्स हैं, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और लॉ ऑफ मोशन हो गया, फिर उसके बाद से अगर मैं कहूँ वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया, वर्क पावर और एनर्जी हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और भी टॉपिक हैं जिससे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब आपका अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि किसी एक फार्मूले में थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस करता है, तो आप वैसे क्वेश्चन ना कर पाएँ। क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तभी फार्मूले से रिलेटेड थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल में चेंजेस भी होते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। वैसे क्या होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप रटे रटाए अगर फार्मूले यूज करना जानते हैं, तो उसी फार्मूले पर हूबहू क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे कर ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा जरूर लेना है। और न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है, वो CBT 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे खासे बनते हैं हीट एंड टेम्परेचर से। तो आपको न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। बाकी जो पोर्शन मैं देखता हूँ जनरल साइंस में, वो आपको थोड़ा सा रटने टाइप का होता है। तो आप उसको जितना ज़्यादा रट लेंगे, जितना ज़्यादा बार बार देखेंगे, एक ही क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ 3 से 4 बार अगर आप सिर्फ देख लेते हैं, तो वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होता है। लेकिन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर बेसिक स्ट्रांग है, तो आप बुक से ही कर सकते हैं। कई लोग एक और बुक मैं कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एस के झा जी की एक बुक है, वो पिछले बार भी रिलीज हुई थी। अब इन लोगों ने अलग अपना कोचिंग कर लिया है, तो अब फिर से इनकी बुक्स रिलीज हो रही हैं। तो आप इनके बुक्स देख सकते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम से रहेगा। तो उसमें जो CBT 2 में वो उसका इंपॉर्टेंट रहता है, ALP टेक्नीशियन के, JEE में तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो SK झा जी का बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। पेड कोर्सेज किसी का भी आप लेना चाहते हैं, जो भी टीचर आपको बेहतर लगें, आप यूट्यूब पे देख करके उनके पेड कोर्सेज आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे पेड कोर्सेज नहीं आ रहे हैं। साइंस का जिस तरह से इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, उस तरह से आपको इसमें थोड़ा सा भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। तो इस तरह से जो भी मैंने बताया, अगर इस तरह के आप शुरुआत में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका 1 महीने बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए। और आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ने हैं, आधे घंटे आपको प्रीवियस ईयर करने हैं, और 1 घंटे कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ना है बस। बाकी अदर सब्जेक्ट भी आपको उस दिन पढ़ना है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।